आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। अवधारणा, प्रकृति, स्वरूप एवं प्रतिमान, कॉन्सेप्ट, नेचर, फॉर्म्स एंड पैटर्न्स। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। जैसा कि आपको बताया गया कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, प्रकृति, स्वरूप और प्रतिमान, सोशल चेंज, कॉन्सेप्ट, नेचर, फॉर्म्स एंड पैटर्न्स। यहाँ देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चूँकि समाज भी प्रकृति का ही भाग है, अतः समाज भी एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। जैसा कि हमें पता है, हम जानते हैं इस बात को जो है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति का ही एक भाग होता है समाज। अतः समाज भी क्या है, एक परिवर्तनशील व्यवस्था है जिसमें निरंतर परिवर्तन हुआ है, जिसमें लगातार परिवर्तन हुआ है या हो रहा है। किसी भी समाज का जो रूप आज है वैसा एक शताब्दी पहले नहीं था और जो आज है वो एक शताब्दी बाद नहीं रहेगा। किसी भी सामाजिक व्यवस्था को आप देखें तो वह सामाजिक व्यवस्था जैसी आज दिख रही है वैसे कुछ समय पहले नहीं थी या एक शताब्दी पूर्ण नहीं थी, और जो आज है वो आने वाले कल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहेगी। शायद इसीलिए मैकैवर और पेज ने कहा है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक दोनों है। मैकैवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहा कि समाज जो है वो परिवर्तनशील भी है और गत्यात्मक भी है। दोनों विशेषताएं समाज की होती हैं। समाज में परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है। जब हम समाज में परिवर्तन की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं। सामाजिक संबंधों का निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा होता है और जो सामाजिक संबंध बनते हैं वो परस्पर आपस में अंतःक्रिया करने की वजह से बनते हैं। आइए आगे देखें हम। तो अतः जब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात आती है तो इसका तात्पर्य है कि सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन। क्योंकि सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा ही सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, अतः जब हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन। एक तरफ सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक संबंधों पर पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संबंधों का प्रभाव समाज के मूलभूत निर्माणक तत्वों जैसे परिवार, राज्य, धर्म, अन्य सामाजिक संस्थाओं पर भी पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसका सीधा सा प्रभाव सामाजिक संबंधों पर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संबंध क्या करते हैं, तो सामाजिक संबंधों का प्रभाव सामाजिक व्यवस्था की जो इकाइयाँ हैं या जिनसे निर्मित हुआ है समाज या जो संस्थाएं हैं उन पर भी पड़ता है। जैसे परिवार हो गया, राज्य हो गया, धर्म हो गया, अन्य सामाजिक संस्थाओं पर जो सामाजिक संबंधों का प्रभाव भी पड़ता है। मेरिल ने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड कल्चर में लिखा है कि मानव सभ्यता का संपूर्ण इतिहास सामाजिक परिवर्तन का इतिहास है। मेरिल कहते हैं कि मानव सभ्यता का संपूर्ण इतिहास जो है वो सामाजिक परिवर्तन का इतिहास रहा है। आगे आए, परिवर्तन क्या है, तो हम देखें परिवर्तन का एक सामान्य अर्थ किसी क्रिया अथवा वस्तु की पहले की स्थिति में बदलाव हो जाना है। ये सिंपल सा अर्थ है, सामान्य अर्थ है इसका। जो परिवर्तन क्या है भाई, परिवर्तन का सीधा सा अर्थ है कि किसी क्रिया या किसी वस्तु का पहले की अवस्था या पहले की स्थिति में बदलाव आ जाना। पहले जैसा था अब वैसा नहीं है, यही परिवर्तन है। फीचर ने अपनी पुस्तक सोशोलॉजी में परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संक्षिप्त शब्दों में किसी पूर्व अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में पैदा होने वाली किसी भी प्रकार की भिन्नता को हम परिवर्तन कहते हैं। अब फीचर अपनी पुस्तक सोशोलॉजी में परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं कि ये कहते हैं कि संक्षिप्त शब्दों में किसी पूर्व अवस्था या अस्तित्व, कोई पूर्व अवस्था है या पूर्व अस्तित्व है, उसके प्रकार में पैदा होने वाली किसी भी प्रकार की भिन्नता। कोई भी वस्तु है, कोई भी विचार है, अगर उसके स्वरूप, उसके पूर्व अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है, किसी भी प्रकार की भिन्नता आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। आपका मानना है कि परिवर्तन में प्रमुख रूप से 3 तत्वों का समावेश होता है। तो परिवर्तन में 3 तत्वों का समावेश होता है, ये फीचर का मानना है। क्या है उसमें,
तो वस्तु होना चाहिए, समय है और भिन्नता है। तो वस्तु ऑब्जेक्ट, समय टाइम और वेरिएशन भिन्नता, ये 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं। आइए देखिए आगे इसको और विस्तार से पढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी वस्तु में 2 समय के अंतराल में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। इसका मतलब कोई वस्तु है, उसके 2 समय के अंतराल के बीच जो परिवर्तन, जो भिन्नता दिखाई देती है, उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। कोई वस्तु जैसी आज दिख रही है, फिर हम उसको कल देखेंगे तो उसमें जो भिन्नता दिखाई देगी उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार समय परिवर्तन में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जो समय है वो समय, क्योंकि 2 समयों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो समय महत्वपूर्ण है। मूर होना चाहिए था, मोर हो गया। मूर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में लिखा है कि समय के अभाव में परिवर्तन संभव नहीं है। ये कहते हैं कि अगर समय का अभाव है तो परिवर्तन संभव नहीं है। इसका मतलब कि परिवर्तन के लिए समय जो है वो महत्वपूर्ण होता है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी कालों एवं स्थानों पर चलती रहती है। परिवर्तन को अगर हम देखें तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो ये सभी कालों, सभी समाजों में निरंतर, या यूँ कहने की सार्वभौमिक प्रक्रिया है और निरंतर सभी कालों, सभी परिस्थितियों में जो है स्थानों पर चलती रहती है। परिवर्तन की प्रक्रिया सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों दशाओं में हो सकती हैं। जो परिवर्तन होता है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन से प्रगति और विघटन दोनों उत्पन्न होते हैं। समाज में जो परिवर्तन होता है उससे समाज की प्रगति भी हो सकती है और समाज का विघटन भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं हम कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो यहाँ देखें, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य किन्हीं 2 विशेष समयों के बीच व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों में आए भिन्नता से है। सीधा सा मतलब है कि अगर परिवर्तन 2 समय, किसी वस्तु के 2 समय के बीच वस्तु में आई भिन्नता को अगर हम परिवर्तन कहते हैं, तो उसी के आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन को देखें तो किसी विशेष 2 समय के बीच व्यक्तियों के संबंधों में आए भिन्नता को हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संगठन में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन या सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन समाहित है। अब जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें क्या समाहित है? तो सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन समाहित है, सामाजिक व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन समाहित है और सामाजिक प्रकारों में होने वाला परिवर्तन भी समाहित है। इस संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। तो आइए देखें, प्रमुख विचारकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं सामाजिक परिवर्तन की, उससे देख लेते हैं। तो मैकाइवर और पेज, इनकी पुस्तक है सोसाइटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इन्होंने लिखा कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों के अध्ययन से है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। हम ये जानते हैं कि भाई मैकाइवर और पेज ने सामाजिक संबंधों के आधार पर ही समाज की परिभाषा दी है, समाजशास्त्र की परिभाषा दिया है। इन्होंने सामाजिक संबंधों को प्रमुख मानते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये कहते हैं कि अगर हम एक समाजशास्त्री हैं तो हमारे लिए जो हमारा प्रत्यक्ष संबंध जिससे है, उसका प्रत्यक्ष संबंध हमारा सामाजिक संबंधों से है। हमारा प्रत्यक्ष संबंध है सामाजिक संबंधों से। अगर हम इस दृष्टिकोण को मानते हैं, इस अवधारणा को मानते हैं, तो सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही हमारे लिए क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन होगा। आइए आगे देखें, और भी परिभाषाएं हैं। तो यहाँ देखिए, गिलिन और गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखा है कि, तो गिलिन और गिलिन पुस्तक महत्वपूर्ण है, कल्चरल सोशियोलॉजी, इन्होंने भी जो है सामाजिक परिवर्तन को व्यक्त किया। ये कहते हैं कि जीवन के स्वीकृत ढंग में जब संशोधन होता है तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, कारण चाहे जो भी हो। अब ये कहते हैं कि जीवन जीने का जो हमारा स्वीकृत ढंग है, जो मान्यता प्राप्त ढंग है, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन अगर हो रहा है, किसी भी प्रकार का संशोधन हो रहा है, तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। और कारण चाहे जो भी हो, कहते हैं कारण चाहे किसी भी कारण से अगर हमारे जीवन के स्वीकृत ढंग में परिवर्तन आता है या संशोधन होता है तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। उसी तरह देखें आप, किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि, यह भी पुस्तक महत्वपूर्ण है, किंग्सले डेविस की ह्यूमन सोसाइटी। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचे और सामाजिक प्रकारों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से है। ये कहते हैं किंग्सले डेविस कि भाई सामाजिक परिवर्तन का सीधा सा अर्थ है कि सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन, समाज के ढांचे में होने वाला परिवर्तन और समाज के प्रकारों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। आगे देखें, विलियम गुडे ने अपने ग्रंथ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य किसी समूह या समाज के सामाजिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से है।
आप विलियम गुडे को देखें, इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। इसमें ये कहते हैं कि भाई सामाजिक परिवर्तन का सीधा सा तात्पर्य है किसी समूह या समाज के जो सामाजिक व्यवहार होते हैं उन सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन से है। इसका मतलब कि किसी भी समूह या समाज के सामाजिक व्यवहारों में जब परिवर्तन होने लगता है तो विलियम गुडे के अनुसार वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। आगे आइए, यहाँ देखिए गिन्सबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में लिखा है कि सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तन को मैं सामाजिक परिवर्तन मानता हूँ। उदाहरण के लिए समाज के आकार, उसकी बनावट, भागों में संतुलन अथवा उसके संगठन के स्वरूपों में होने वाला परिवर्तन। अब गिन्सबर्ग की अगर हम बात करें तो इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। ये जो है सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं कि सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तन को, सामाजिक व्यवस्था की जो संरचना है उस संरचना में हुए परिवर्तन को ही ये सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं कि अगर समाज के आकार में परिवर्तन हो रहा है तो वो सामाजिक परिवर्तन है, समाज की बनावट में परिवर्तन हो रहा है तो वो सामाजिक परिवर्तन है, समाज के भागों में किसी प्रकार का संतुलन या असंतुलन की स्थिति आती है तो वो सामाजिक परिवर्तन है, अथवा उसके संगठन के स्वरूपों, समाज का जो संगठन है उसके स्वरूपों में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो सामाजिक परिवर्तन है। आगे देखिए, जॉनसन ने अपनी पुस्तक सोशोलॉजी ए सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन में लिखा है कि अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संरचना में परिवर्तन से है। जॉनसन पुस्तक महत्वपूर्ण है सोशोलॉजी, और अक्सर सोशोलॉजी पुस्तक के नाम से पूछ ली जाती है। इनकी पुस्तक जो है पूरा नाम सोशोलॉजी ए सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन है, इनका महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप देखिए ये कहते हैं कि अपने मौलिक अर्थ में जो सामाजिक परिवर्तन है वो सामाजिक संरचना में परिवर्तन है, या यूँ कह लें कि सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन ही जॉनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अतः सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य किन्हीं दो समयांतराल, दो समयों के बीच में सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है। अभी जो परिभाषाएं हैं उससे स्पष्ट होता है कि जो समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जैसे मैकआवर और पेज ने कहा था अपने पुस्तक सोसाइटी में कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, संबंधों के इसी जाल को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। तो यहाँ देखिए सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है समाज शास्त्र। अतः सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य क्या होगा, तो उन्हीं किसी दो समय अंतराल के बीच सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आगे आइए देखें हम, परिभाषाएं खत्म होती हैं। यहाँ देखें सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो यहाँ देखें उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहली विशेषता देखें, सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो समाज का अंग प्रकृति है, प्रकृति का अंग समाज है, तो समाज में भी परिवर्तन निरंतर चलता रहता है, तो ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो सामाजिक प्रक्रिया अब प्रत्येक काल में प्रत्येक समाज में होता है। इस वजह से इसकी एक विशेषता ये भी है कि भाई सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगला देखें, सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया भी है, हम चाहें ना चाहें समाज में परिवर्तन होता रहता है। अगला देखें हम, सामाजिक परिवर्तन किन्हीं दो समय के बीच होने वाली भिन्नता है। तो सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं को हमने देखा, उसके अर्थ को देखा। तो दो समय अंतराल के बीच किसी वस्तु या किसी विचार में आने वाला या समाज में आने वाली जो भिन्नता होती है उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो एक विशेषता इसकी ये हो गई। अगला देखें, सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है। तो सामाजिक परिवर्तन का सीधा सा संबंध समाजशास्त्र में किससे है, तो सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है। तो 5 विशेषताएं हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि भाई सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है, सामाजिक परिवर्तन किन्हीं दो समय के बीच होने वाली भिन्नता है, और अगला सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से होता है। आइए अब देखें सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ आप देखें, सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता पाई जाती है, परंतु प्रत्येक समाज में परिवर्तन की प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। विल्बर्ट मूड ने परिवर्तन की प्रकृति को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया है। अब ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है भाई, अभी हमने देखा विशेषता की एक प्रक्रिया है, इसमें निरंतरता पाई जाती है। प्रक्रिया इसीलिए कहा गया कि इसमें निरंतरता होती है, परंतु प्रत्येक समाज में परिवर्तन की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। हर समाज में जो परिवर्तन होता है वो वहाँ के देश काल और परिस्थितियों के अनुसार होता है।
विल्बर्ट मूर ने परिवर्तन की प्रकृति को निम्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। देख लें कि परिवर्तन की प्रकृति किस प्रकार की है। तो यहाँ आप देखें, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चूँकि समाज या संस्कृति भी प्रकृति का अंग है, अतः इसमें भी परिवर्तन नियमित रूप से घटित होता रहता है। अब ये मान लिया गया कि भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चूँकि समाज भी या संस्कृति भी प्रकृति का अंग है, इस वजह से इसमें भी निरंतर परिवर्तन घटित होता रहता है या परिवर्तन चलता रहता है। तो एक प्रकृति ये हो गई इसकी। अगला देखें, किसी भी क्षेत्र में होने वाला सामान्य परिवर्तन व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन दोनों ही प्रकार के जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। अब यहाँ देखें कि किसी भी क्षेत्र में जो सामान्य जो परिवर्तन की हम बात करते हैं, तो व्यक्तिगत जीवन को तो प्रभावित करता ही है, साथ साथ वो सामाजिक जीवन को भी बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। इसका मतलब कि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों जीवनों को सामाजिक परिवर्तन प्रभावित करता है। अगला देखें, सामाजिक परिवर्तन के परिणाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के होते हैं। सामाजिक परिवर्तन का जो परिणाम निकल के आता है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। अगला देखिए, परिवर्तन हमेशा देश काल और परिस्थिति के आधार पर सापेक्षिक या तुलनात्मक होता है। जो परिवर्तन जो हम देखते हैं वो दो समयों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करके, सापेक्षिक अध्ययन करके हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक समय के बाद दूसरे समय पर किसी वस्तु के किसी समाज में किस प्रकार की भिन्नता आई हुई है। इस वजह से परिवर्तन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, सापेक्षिक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अगला देखें, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति संचयी होती है। तो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति होती है वो संचयी होती है। अगला देखें, अगला सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप, तो फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज हमें देखना है। तो यहाँ देखिए, विभिन्न समाजों में सामाजिक यहाँ डैश लग गया, सही कर लीजिए, सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। सामाजिक परिवर्तन के 5 स्वरूपों का उल्लेख विद्वानों द्वारा किया गया है। तो यहाँ देखिए, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख रूप से जो है 5 स्वरूप है जिनका उल्लेख विद्वानों द्वारा किया गया है, उसको हम जान लें। इसको चैप्टर के रूप में भी आपको देखना है। यहाँ इसमें शॉर्ट में हम इसको देख कर चलेंगे। तो यहाँ देखें, उद्विकास जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं, दूसरा है प्रगति प्रोग्रेस, तीसरा है विकास डेवलपमेंट, चौथा है क्रांति रेवोल्यूशन, और 5वां है अनुकूलन जिसको हम कहते हैं एडॉप्शन। ये 5 प्रतिमान हैं। इन प्रतिमानों को हम 5 स्वरूप हैं, प्रतिमान नहीं है ये, 5 स्वरूप हैं। इन स्वरूपों का हम बारी बारी से शॉर्ट में अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखें, उद्विकास जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं, ये कहते हैं उद्विकास के रूप में होने वाले परिवर्तन की विवेचना सर्वप्रथम डार्विन द्वारा की गई थी। तो उद्विकास के रूप में होने वाले परिवर्तन की विवेचना सबसे पहले जो है जीवों की उत्पत्ति, द ओरिजिन्स ऑफ स्पाइस, एक पुस्तक थी चार्ल्स डार्विन की, उसमें जो है सबसे पहले जीवों के उद्विकास के बारे में चर्चा किया गया था। आइए देखें, उद्विकास वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु के आंतरिक तत्वों के कारण एक क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा उस वस्तु के स्वरूप में वस्तु के स्वरूप बदलने को देता है। यहाँ पे आप देखें, सेंटेंस कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। उद्विकास वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु के आंतरिक तत्वों के कारण एक क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा उस वस्तु का स्वरूप बदल देता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये कहते हैं कि उद्विकास एक प्रक्रिया है। उद्विकास एक प्रकार से परिवर्तन की प्रक्रिया है जो आंतरिक कारकों की वजह से होती है, जिसकी वजह से वस्तु के बाहरी स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार ऐसे परिवर्तन एक निश्चित दिशा में होते हैं, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि ये सामाजिक व्यवस्था के लिए लाभकर होंगे या हानिकारक। अब जो विकास की प्रक्रिया होती है एक निर्धारित दिशा में चलती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे समाज को लाभ हो या सामाजिक व्यवस्था को लाभ हो या उससे हानि हो। अगला देखिए, प्रगति क्या है भाई। तो प्रगति का तात्पर्य अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन है जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। तो जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है, सामाजिक हित के लिए होता है, यूँ कह लें कि सामाजिक व्यवस्था के लिए लाभकर होता है, वो प्रगति है। यदि हम सामाजिक मूल्यों के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रों को योजनाबद्ध रूप से साथ साथ आगे बढ़ें तो ऐसे परिवर्तन को हम प्रगति कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम सामाजिक मूल्यों के आधार पर हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, प्रगति कहते हैं। आइए अगले पे चलते हैं हम। विकास क्या है, तो विकास को देखें, डेवलपमेंट। यदि हम आर्थिक विकास को प्राथमिकता देकर उसी के द्वारा सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्र में योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं तो उसे विकास कहते हैं।
सामान्य तौर पे समझाने का प्रयास किया गया आपको कि यदि हम आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते हैं, आर्थिक विकास को आधार बनाकर हम उसी के द्वारा सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, तो ये विकास कहलाता है। क्रांति क्या है भाई, ये भी देख लें आप। क्रांति सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होकर सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को संपूर्ण रूप से बदल देता है। यह एक तीव्र परिवर्तन है जो पहले के स्थापित मूल्यों में आमूलचूल परिवर्तन कर देता है। क्रांति आमूलचूल परिवर्तन, समाज का आमूलचूल परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। क्रांति सामाजिक परिवर्तन का एक ऐसा रूप है जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से निकलकर सामने आता है और यह हमारे संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को एकदम से बदलकर रख देता है। यह एक प्रकार से बहुत ही तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन है जो समाज में स्थापित मूल्यों को विखंडित कर देता है और समाज में आमूलचूल परिवर्तन, पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदल देता है। आगे अगला देखें हम, अनुकूलन, एडॉप्शन। अनुकूलन परिवर्तन का वह रूप है जिसमें समाज के अधिकांश व्यक्ति अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों या दशाओं के अनुरूप बनने का प्रयत्न करते हैं। यह दशाएं या परिस्थितियां प्राकृतिक और सामाजिक दोनों हो सकती हैं। अनुकूलन क्या है भाई, तो दी गई व्यवस्था के अनुरूप अपने आप को ढालना। तो ये परिवर्तन का एक स्वरूप है जिसमें समाज में अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं कि समाज में जो परिवर्तन होता है, समाज में जो बदलाव आता है या जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उसके अनुरूप अपने आप को ढालने लगते हैं। इसी को कहा जाता है अनुकूलन। यह परिस्थिति प्राकृतिक भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है। इसका मतलब इस प्रकार की परिस्थितियाँ प्रकृति की वजह से भी आ सकती हैं और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन की वजह से भी आ सकती हैं और उसे सामंजस्य बिठाना व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है, अतः वो उसे अनुकूलन करना शुरू कर देता है। आगे आए अब जो है आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ देखें, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः यह प्रश्न उठता है कि इस परिवर्तन की दिशा क्या है। क्या कोई सुनिश्चित तरीका है जिससे सामाजिक परिवर्तन होता है। इसे स्पष्ट करते हुए विद्वान मैकावे और पेज ने सामाजिक परिवर्तन की दिशा तथा प्रतिमानों को 3 भागों में विभक्त किया है। अभी आप जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई परिवर्तन किस दिशा में होता है, किस प्रकार से होता है, क्या परिवर्तन की कोई सुनिश्चित निर्धारित दिशा होती है। तो इससे स्पष्ट करते हुए मैकावे और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान या दिशा का उल्लेख किया है। अब देखें वो 3 प्रतिमान कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखें समरैखिक परिवर्तन जिसको हम लाइनर चेंज कहते हैं। फिर देखें आप उतार चढ़ावदार परिवर्तन जिसे हम बूम एंड डिप्रेशन चेंज कहते हैं। अगला देखें चक्रीय परिवर्तन जिसको हम साइक्लिकल चेंज कहते हैं। तो ये 3 प्रतिमानों का उल्लेख जो मैकावे और पेज के द्वारा किया गया है, जैसे हम एक बार फिर देख लें, समरैखिक परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से इनको देख लेते हैं। तो पहला देखें यहाँ पे समरैखिक परिवर्तन जिसको हम लाइनर चेंज कहते हैं। यहाँ देखें प्रौद्योगिकी आविष्कारों और ज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप समाज में जो परिवर्तन होता है इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो समरैखिक परिवर्तन होता है प्रौद्योगिकी आविष्कारों और हमारे ज्ञान में जो विस्तार होता है, उस ज्ञान प्रौद्योगिकी के कारण या हमारे ज्ञान में विस्तार के कारण समाज में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसी परिवर्तन को हम समरैखिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन की ये विशेषता है कि उसमें परिवर्तन विकास की तरफ होता है और साधारणतया इसका दृष्टिकोण उपयोगितावादी होता है। अब इस प्रकार का परिवर्तन एक लाइनर होता है, कहने का मतलब एक बिंदु से शुरू होकर धीरे धीरे उत्तरोत्तर आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है और संभवतः ये परिवर्तन विकास की तरफ होता है। ऐसे परिवर्तन को हम एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या तो वो क्षैतिज हो सकती है या तो वो उत्तरोत्तर आगे की तरफ बढ़ती हो सकती है। यह रेखा या तो क्षैतिज हो सकती है, इसकी दिशा विकास की तरफ हो सकती है। यह रेखा जो है या तो क्षैतिज होगी या तो विकास की तरफ उत्तरोत्तर बढ़ती हुई होगी। तो आइए देखें थोड़ा सा इसको चित्र के माध्यम से भी हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए चित्र दिया गया है। तो यहाँ दिशा की बात अगर हम करें
तो एक बिंदु से शुरू होकर परिवर्तन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, या एक दिशा है जिसको आगे की तरफ बढ़ता वो चला जाता है। उसी तरह देखें कि विकास की तरफ भी होता है। विकास पुरातन समाज से ए बिंदु से शुरू होता है, बी पे जाता है, बी से सी पे जाता है, सी से डी पे जाता है और आधुनिक समाज की तरफ बढ़ता है। तो ये लगातार इसकी दिशा जो है विकास की तरफ होती चली जा रही है। तो यहाँ देख लें, यदि समाज में प्रौद्योगिकी, आविष्कार एवं ज्ञान का विकास नहीं होता है तो समाज में परिवर्तन चित्र संख्या 1 के अनुसार होगा। परिवर्तन तब भी होगा, उत्तरोत्तर विकास तब भी होगा, लेकिन वह एक सिंपल क्षैतिज प्रकार से होता चला जाएगा। इसके विपरीत समाज में प्रौद्योगिकी और ज्ञान का विकास होता है तो समाज चित्र संख्या 2 के अनुसार पुरातन से आधुनिक समाज ए से क्रमशः डी की ओर परिवर्तित होता है। तो ये चीज़ें अभी जो हमने आपको समझाया जो है कि यदि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन नहीं होता तो समाज क्षैतिज रूप से भी विकास करता रहेगा। परिवर्तन तो होगा, वो क्षैतिज रूप से होगा, लेकिन अगर प्रौद्योगिकी और ज्ञान में हमारे विस्तार होता है तो परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा, वो जो है विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, देखें क्या है उतार चढ़ाव परिवर्तन। उतार चढ़ाव परिवर्तन देखें, जिसको हम बूम एंड डिप्रेशन कहते हैं। परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान वह है जिसमें कुछ समय के लिए तो परिवर्तन ऊपर की ओर अथवा प्रगति की ओर होता है, किंतु थोड़े समय के बाद वह पुनः नीचे की ओर अथवा अवनत की ओर होने लगता है। अब यहाँ देखें कि इस प्रकार के परिवर्तन में आप देखें कि समाज में कुछ समय के लिए उत्थान होता है और उत्थान होने के बाद फिर उसका पतन होने लगता है। पहले वो प्रगति की ओर आगे बढ़ता है और प्रगति की ओर बढ़ते बढ़ते वो फिर धीरे धीरे वो अवनत की ओर जो है आने लगता है। इस प्रकार के परिवर्तन को उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहते हैं। समाज में एक बार उन्नति होती है, एक बार पतन होता है, एक बार उन्नति होती है, एक बार पतन होता है। इस वजह से इसको उतार चढ़ावदार परिवर्तन कहते हैं। अब उदाहरण देखें, जैसे जनसंख्या संबंधी परिवर्तन। तो जनसंख्या का एक बार बढ़ना, फिर उनका घटना, फिर उनका बढ़ना, फिर उनका घटना। आर्थिक क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन। आर्थिक क्रियाएं, कभी आर्थिक क्रियाएं उत्तम या उत्तम किस्म की होगी, फिर वो जो है अवतल में आ जाएंगी, फिर वो आगे बढ़ेंगी, उनका विकास होगा, फिर ख़त्म होकर फिर से जो है धरातल पे आ जाएंगी। तो ये इसके उदाहरण हैं। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं उतार चढ़ावदार परिवर्तन आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, और ये है उतार चढ़ावदार परिवर्तन। तो कहने का मतलब ए बिंदु चढ़ाव दिखाता है तो बी बिंदु जो है उसका उतार दिखाता है। फिर धीरे धीरे वो चढ़ाव की ओर बढ़ता है, सी पे पहुँचता है, फिर धीरे धीरे वो उतार की ओर आता है तो डी पे पहुँचता है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है तो फिर ई चढ़ाव की ओर पहुंच जाता है। इस प्रकार से जो है अवनति और पतन होता रहता है, समाज आगे बढ़ता चला जाता है। एक दिशा रहती है समाज की, वो आगे बढ़ता चला जाता है। आइए इसी को देख लें थोड़ा सा। यहाँ पे उक्त चित्र में स्पष्ट होता है कि कभी स्थितियाँ अच्छी होती हैं जैसा एक चढ़ाव बिंदु को, और कभी स्थितियाँ खराब होती हैं जैसे बी उतार बिंदु को दर्शाता है। अब यहाँ देखिए ए चढ़ाव बिंदु को दर्शा रहा है, बी जो उतार बिंदु को दर्शा रहा है, यहाँ सी चढ़ाव बिंदु को दर्शा रहा है और डी उतार बिंदु को दर्शा रहा है। इस प्रकार परिवर्तन उन्नत या अवनत के क्रम में निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार परिवर्तन क्या होता है भाई, चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार होते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। चलिए आगे देखें, तो चक्रीय परिवर्तन है। यहाँ देखिए साइक्लिकल चेंज है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जहाँ से परिवर्तन प्रारंभ होता है, घूम फिरकर कुछ समय बाद पुनः वहीं पहुँच जाता है। अब इस प्रकार के परिवर्तन में क्या होता है कि परिवर्तन जहाँ से आरंभ होता है, घूम फिरकर परिवर्तन वहीं पर पहुँच जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, चक्रीय परिवर्तन कहेंगे। कई विद्वानों का यह मानना है कि परिवर्तन का एक चक्र चलता है। इसे स्पष्ट करने के लिए प्रकृति का उदाहरण देते हैं। तो कुछ विद्वानों का यह मानना है कि भाई परिवर्तन का एक चक्र चलता है, और इसके लिए वो प्राकृतिक घटनाओं का उदाहरण देते हैं, जैसे ऋतुओं का चक्र। जैसे ऋतुओं का चक्र चलता है आपका कि भाई बरसात आया, बरसात के बाद जाड़ा आया, ठंडी आई, ठंडी के बाद जो है फिर गर्मी आई। तो ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से परिवर्तन का भी एक चक्र चलता है। उदाहरण है जीवों का जन्म एवं मरण का चक्र। जीव जो है जन्म लेता है, फिर मरण होता है उसका, मरता है, फिर वो जन्म लेता है, फिर मरता है। फैशन के क्षेत्र में देखिए आज फैशन जो आता है धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, लेकिन आने वाले कल में धीरे धीरे वो फिर से पनप जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चक्रीय परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ चित्र में भी आप देख लें, तो चित्र में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो परिवर्तन है
वो ए बिंदु से आरंभ होता है और आरंभ होकर कहाँ पहुँचता है, बी पे पहुँचता है, बी के बाद ये सी पे पहुँचता है, सी के बाद ये डी पे पहुँचता है, डी के बाद ये फिर से लौटकर ए पर पहुँच जाता है। तो ये परिवर्तन लगातार ऐसे चक्रीय रूप में जो है लगातार चलता चला जाता है। इसी को हम समझ लें, एक बार चित्र के माध्यम से जो कहा गया उसको देख लें। उक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि परिवर्तन ए बिंदु से आरंभ होकर बी सी डी से होते हुए पुनः ए बिंदु पर पहुंच जाता है, अर्थात परिवर्तन जहां से आरंभ होता है घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है। तो ये चित्र में भी ये दर्शाया गया आपको कि भाई कोई परिवर्तन ए बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, वो बी पे जा रहा है, बी से वो सी पे जा रहा है, सी से वो डी पे जा रहा है, डी से होते हुए पुनः वो कहाँ पहुँच जा रहा है, ए पे पहुँच जा रहा है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। तो ये आज का वीडियो रहा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।